वेलकम ऑल ऑफ यू। सो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया है यूनिट कौन सी, प्रकाश की यूनिट स्टार्ट की है। ठीक है, इस प्रकाश की में मैंने कल स्टार्ट किया था किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की में क्या होता है उससे पहले मैंने ये बताया है कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश क्या होता है, और इस प्रकाश पर आधारित एक घटना जिसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत चर्चा कल करी थी वो थी प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या था, प्रकाश का परावर्तन मैंने इसे बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो वो किरण टकराने के पश्चात फिर से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और इस प्रकाश के परावर्तन मैंने इसके दो नियम भी बताए थे। इसके दो नियम होते हैं, पहला नियम कौन सा होता है कि आपतन कोण आई वो सदा बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। और दूसरा और बताया था मैंने कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई बना लेते हैं और यहाँ पे किरण आपतित होती है और यहाँ पर हम लोग खींचते हैं एक अभिलंब और फिर एक किरण परावर्तित होती है, तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। चलो, तो कल हम लोगों ने यहाँ तक का जो है पूरा डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। तो देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, देखिए गोलीय दर्पण सिंपल सी बात इतना है कि हमारे पास एक जो है कांच का खोखला गोला होता है। कांच का एक खोखला गोला होता है। अगर गोला है तो गोले का एक केंद्र भी होगा, सेंटर होगा, और इसकी एक त्रिज्या भी होगी। जाहिर सी बात होगी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या क्या मान लेते हम लोग, आर। क्या है, आर है। तो ये कांच का खोखला गोला है। अगर इसको हम बीच से ब्रेक करें यानी कि बीच से हम तोड़ते हैं तो इसके दो पार्ट होते हैं, ऐसा करिए। तो ये बनते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से, एक हमारा बनता है इधर वाला पार्ट और एक बनता है हमारा ये इधर वाला पार्ट। तो यहीं से भी हमारे पास गोलीय दर्पण से दो दर्पण निकल कर आते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, हमेशा हाई स्कूल में पढ़ा है और क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो वो कौन से होते हैं, नाम देखो कौन कौन से होते हैं। पहला हमारे पास होता है, जैसे कि बात करें अवतल दर्पण, क्या बोलेंगे उसको, अवतल दर्पण। और दूसरा होगा हमारे पास उत्तल दर्पण, क्या होगा, तो उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो अब इनकी बनावट कैसे होती है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, यानी कि कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जब जो है अगर हमको दर्पण बनाना है, पहली बात अगर हमको दर्पण बनाना है तो दर्पण की एक तरफ पॉलिश करनी पड़ेगी। मतलब कोई अगर हमारे पास एक कोई कांच है तो कांच की एक तरफ क्या कर देना है, पॉलिश कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा, दर्पण बन जाएगा। तो अगर हमने कांच की इस तरफ पॉलिश कर दी, इस तरफ, तो जो अंदर वाला बचा हुआ है ये हमारा बन जाता है परावर्तक पृष्ठ। यानी कि इस तरफ हमने पॉलिश कर दी तो अंदर जो क्या बचा है, यहाँ पे अगर आप प्रकाश की किरण डालेंगे तो क्या होगी, यहाँ से परावर्तित होगी। तो मतलब क्या होगा इसका, ये जो अंदर वाला भाग है ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, और अगर इस बार हमने पॉलिश कर दी है अंदर की ओर, कहाँ कर दी है, अंदर की ओर, और बाहर वाला परावर्तक पृष्ठ हो गया, तो ये जो देखो अगर ये बाहर वाला क्या हो गया, ये हो गया परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो अब देखो हम लोग कैसे पहचाने कौन सा होता है कौन सा होता है, सिंपल सी बात है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घुसा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे क्या बोलोगे, उत्तल दर्पण। सिंपल सी बात है, दूसरा याद रखना कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर घुसा हुआ हो वो होगा अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर बाहर की ओर भरा हुआ वो क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो ठीक है, तो इसको हम साफ करके थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कुछ परिभाषा जान लेते हैं, जैसे कि वक्र त्रिज्या क्या होती है, वक्र केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, मुख्य फोकस क्या होता है, ये सब छोटी छोटी बातें एक बार देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन चीज़ पे। ठीक है, तो देखो, तो अब देखो देखिएगा ना हमको यहाँ पे कि जो वक्रता केंद्र क्या होता है उसे क्या बोलते हैं, वक्र त्रिज्या क्या होती है वो क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होगा, फोकस दूरी क्या होगा, फलाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें को पढ़नी है। तो हम लोग एक मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक दर्पण है और वो भी एक कैसा है, मान लेते हैं अवतल दर्पण। कैसा है ये, अवतल दर्पण है। ठीक हो गया। देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, अभी सारी चीज़ समझाता हूँ। पहली बात करते हैं, देखो क्या है, हम बात करते हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र की। किसकी बात करेंगे, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र जैसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो वक्रता केंद्र तक वो क्या होता है, अगर ध्यान से देखो, इस गोले को अगर हम पूरा करें, इसको हम क्या करें, अगर हम पूरा करें, मतलब देखो थोड़ा गड़बड़ बन गया है, इसको हम अगर ऐसे करके पूरा मिलाएं
तो यहाँ पे इसका एक केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा? तो जो इस गोले का केंद्र होगा वही इस दर्पण का भी क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। सिंपल सी बात है, याद रखना। तो क्या बोलेंगे कि गोलीय दर्पण या फिर यानी ये दर्पण कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है तो उस गोले के वक्रता केंद्र को ही यानी उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। सिंपल सी बात है, इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या होगा? करते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ हमने ये लिखा कि जो वक्रता केंद्र तो वो क्या होता है कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। तो अब इसको हम थोड़ा साफ करते हैं और भी बातें जाननी है। तो देखो हमने जान लिया कि जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है। अब इस वक्रता केंद्र के साथ साथ हमको जानना यह है कि इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, हम उसकी परिभाषा की जानेंगे क्या होगी। देखो सिंपल सी बात है, तो ये गोलीय दर्पण पूरा था, ठीक है। तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। सेम परिभाषा ऐसे करें, देखो गोलीय दर्पण के केंद्र को ही जिससे था केंद्र कहते हैं, वैसे लिखो गोलीय दर्पण की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। चलो उसके बाद देखो हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की। किसकी बात करेंगे? मुख्य अक्ष। वो क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के केंद्र क्या है? खैर चलो एक काम कर लेते हैं, मुख्य अक्ष को जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। चलो ठीक, आते हैं हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक है। पोल ऑफ मिरर, देखो ये हमारा दर्पण है, ठीक। तो दर्पण के मध्य बिंदु को किसको? दर्पण के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं? दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा? दर्पण का ध्रुव होगा, ये मध्य बिंदु, ठीक। चलो अच्छी बात है, ये भी समझ गए। अब हमको ये जानना है कि मुख्य अक्ष क्या होती है। अब देखो मुख्य अक्ष समझ में आएगा, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, देखो ये क्या है? दर्पण का केंद्र है, वक्रता केंद्र है, और ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। तो दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, इस रेखा को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है? दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक। ओके, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, अब देखो इसको समझने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? इस पूरे को साफ करना पड़ेगा, हमको अच्छे से समझाना पड़ेगा। तो उससे पहले तुम लोग उसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस क्या कहते हैं? देखो सिंपल से हम पहले समझाते हैं और फिर और अच्छा समझाएंगे। ये हमारी देखो क्या मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, क्या बोला हमने कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होके जाती हैं उसे ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अभी कुछ मज़ा नहीं आया होगा, इसको और क्या समझते हैं। देखो ये देखो दर्पण के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधी जो है इस पर आके टकराती हैं। तो देखो यहाँ पे जब इनका परावर्तन होगा तो कैसे होगा? ये वाली आई, इससे टकराई, तो टकराने के बाद क्या होगा? कुछ ऐसे जाएगी ऐसे, और ये आई तो ये क्या होगी? कुछ ऐसे जाएगी, बोलो जाएगी नहीं जाएगी, मतलब दोनों की दोनों कहाँ मिल रही है? एक ही बिंदु मिल रही है, ठीक है। उसके बाद देखो अगर मान लो कि इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अभी हमको कुछ और बनाना है। अब देखो कुछ किरणें यहाँ से भी आती हैं, ऐसे करके आती हैं, और फिर यहाँ से भी आती हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? इनका परावर्तन होगा। तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएंगी? यहाँ से जाएगी, और ये वाली कहाँ से जाएगी? यहाँ से जाएगी। अब देखो सबकी सब जो प्रकाश किरणें क्या किसी एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, जा रही कि नहीं जा रही? तो हमने वही बोला है कि मुख्य अक्ष के समांतर, क्या बोला हमने? मुख्य अक्ष के समांतर। लिख देंगे, परेशानी होना। ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, देखो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है।
तो सब्र करो, हम लिख देते हैं इस बोर्ड पे, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है हमारे पास, हमने लिख भी दिया है इसमें कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है। अब ये क्या बात हुई, मिलती हुई प्रतीत होती है, अभी समझाएंगे। मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहाँ पर सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन एक बात समझनी है कि मिलती हुई प्रतीत होती है क्या मतलब इसका, ठीक है। देखो ये जो हमने दर्पण बनाया ये कैसा हमारा, ये अवतल दर्पण है। कैसा है ये, अवतल दर्पण है। लेकिन अगर यही बात अगर हम फोकस उत्तल दर्पण में देखें तब देखो क्या होगा। तो ये तो मान लेते हैं ये क्या हमारा, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। ये हमारे इसकी क्या मुख्य अक्ष रही और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। अब देखो अगर इसके समांतर चलने वाले प्रकाश, अब देखो इसको हम उधर किरणें नहीं बना सकते क्योंकि परावर्तन तो यहाँ से होगा, वहाँ से तो होगा नहीं। तो यहाँ से आएंगी किरणें और इस पर क्या होंगी, टकराएंगी, ठीक है। अब टकराएंगे तो क्या होगा, टकराने के बाद ये वाली जो है इधर चली जाएगी, ये वाली इधर जाएगी और ये वाली इधर जाएगी और ये वाली इधर जाएगी। तो अब देखो इस दशा में क्या हुआ, यहाँ पर तो कोई भी प्रकाश किरण एक ही बिंदु मिल नहीं रही और ना ही किसी एक बिंदु से होकर जा रही है। तब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा समझना है और कुछ नहीं करना है। हम इनको थोड़ा सा पीछे की ओर मिलाते हैं। इनको क्या करें, हम थोड़ा सा पीछे की ओर मिलाएं। देखो जब हम इनको मिलाते हैं पीछे की ओर तो हमको क्या लगता है कि ये एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस कहते हैं। और ये पूरी कहानी किसकी है, उत्तल दर्पण की कहानी है। तो ये बात पूरी समझिए मुख्य फोकस क्या होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम लोग आते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। दर्पण की फोकस दूरी बहुत सिंपल सी बात है, जो दर्पण का ध्रुव होता है और दर्पण का जो होता है मुख्य फोकस, तो दर्पण के ध्रुव से दर्पण के मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल समझ लेंगे, ठीक है। तो हम अब मेन चीज़ पे आते हैं, वो क्या है कि संबंध, ठीक है। जो फोकस दूरी थी उसको क्या लिखोगे, इसको स्मॉल लिख सकते हैं, और जो वक्र त्रिज्या उसको क्या कहते हैं, हम लोग कैपिटल आर लिखते हैं। हम पीछे बता भी चुके हैं इसको, ठीक है। तो जो संबंध होता है वो क्या होता है, वो ये होता है बालक कि f बराबर स्मॉल f बराबर होता है कैपिटल R/2। क्या मतलब हो इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्र त्रिज्या की आधी होती है। स्मॉल f = R/2, ठीक है। चलो तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे अभी आने वाले टाइम पे, इससे सवाल पूछे जाते हैं। और अभी हम लोगों को पढ़ना है पूरा कि किसी भी उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण के UVF में संबंध क्या होता है, तो वहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा इसका। और भी बहुत जगह यूज़ है इसका, ठीक है। तो खैर इसको नोट कर लेते हैं और हम लोग इसके बाद थोड़ा सा सीखते हैं कि जब दूरियाँ हम लोग नापते हैं दर्पण से दर्पण के, तो क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास कोई दर्पण है, वहाँ से हम अगर दूरी नापते हैं तो दूरी नापने का तरीका क्या होता है समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है एक अवतल दर्पण, ठीक। ये रहा इसका मुख्य अक्ष जो कि है हमारा ये वक्रता केंद्र, क्या है ये, और ये हमारे पास है इधर मुख्य फोकस और ये दर्पण का ध्रुव, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई रखी है एक वस्तु है, एक क्या रखी है, वस्तु रखी हुई है। और जब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी प्रकाश की किरण, तो इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। परावर्तन पर कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से जाएगी, ठीक, चली गई। उसके बाद अगर कोई प्रकाश किरण इस वक्रता केंद्र से होकर जाए, कहाँ से जाए, वक्रता केंद्र से होकर जाए, तो याद रखना कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या होगी, चली जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो हमको देखना कि ये दोनों जो किरणें हैं कहाँ पर कट कर रही हैं, यहाँ पर कट कर रही हैं। तो यहाँ पर बनेगा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब। क्या बनेगा, ये बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है भैया, क्या दूरियाँ कैसे नापेंगे, किसको क्या बोलेंगे, किसको क्या नहीं बोलेंगे, तो सुन लो। ये हमारी रखी है वस्तु, क्या रखी है, वस्तु।
तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे क्या, स्मॉल यू। क्या बोलेंगे, स्मॉल यू। और दर्पण से लेकर के जो प्रतिबिंब है वहाँ तक की दूरी को हम लोग बोलेंगे स्मॉल वी। क्या बोलेंगे, स्मॉल वी। समझाते, देखो यहाँ पे गए। तो देखिए हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने ये लिखा हुआ है कि ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या लिखेंगे लोग, यू लिखेंगे। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या लिखेंगे, स्मॉल वी लिखेंगे। ध्रुव से फोकस तक की दूरी स्मॉल एफ, और ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को कैपिटल आर लिखेंगे। देखो यहाँ समझा, ये है हमारा ध्रुव और ये रहे वस्तु। तो ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी क्या है, स्मॉल यू है। ध्रुव से लेकर के इस प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, स्मॉल वी है। ध्रुव से लेकर के फोकस तक की दूरी क्या होगी, स्मॉल एफ होगी। और ध्रुव से लेकर के वक्र तक की दूरी क्या होगी, कैपिटल आर होगी। अब देखो सारी दूरी हमने जान ली है। अब लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है, वो क्या है कि जितनी भी दूरियां हम लोग बाईं ओर लेंगे, यानी कि बाईं ओर की सारी दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी, निगेटिव ली जाएंगी। सुनो यहाँ भी देते हैं, तो लिख दिया हमने कि बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक तथा दाईं ओर की धनात्मक ली जाती हैं। मतलब कि जो दूरियां होंगी, अगर दर्पण के हम लोग बाईं ओर रहेंगे तो वो निगेटिव होंगी, और दाईं ओर रहेंगे तो पॉजिटिव होंगी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि देखिए आज जितना मैंने पढ़ाया है इस चीज़ को पहले देखो क्या है, कल पढ़ के आना है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल दर्पण के जो है यू वी एफ में संबंध। क्या मतलब है इसका, कि जो दर्पण की वो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी होती है यू, और प्रतिबिंब तक की दूरी होती है वी, और जो फोकस तक की दूरी होती है वो स्मॉल एफ। तो इन तीनों में क्या संबंध होता है, उसका जो है डेरिवेशन कैसे होता है, कैसे क्या सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग उसके बारे में कल डिटेल्स चर्चा करेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं हम लोग कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।